हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त भी होंगे। तो चलिए, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक और टॉपिक, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यदि हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, तो जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान में इनका कहां पर उल्लेख किया गया है, संविधान के कौन से भाग में उल्लेख किया गया है, संविधान के कौन कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख यदि हम संविधान के भाग की बात करेंगे तो संविधान के भाग 4 क में इनका उल्लेख किया गया है। और भाग 4 क में है अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सवाल यह बनता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ध्यान रखना है, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित है। सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारत के मूल संविधान में था, ध्यान रखना है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया था। मूल संविधान में आपको पूछा जाए तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया था, उस संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। बाद में जोड़ा गया इसको। बाद में कब जोड़ा गया? तो बाद में मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ने की सिफारिश प्रस्तुत की। कितने मौलिक कर्तव्य? 8 मौलिक कर्तव्य। 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश प्रस्तुत की। आठ मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ने की सिफारिश प्रस्तुत की। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए और भारत की संसद ने संविधान में एक संशोधन किया। वो संशोधन था आपकी 42वां संविधान संशोधन 1976। और इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के अंदर जोड़ा गया है। एग्जाम में दोनों सवाल पूछे गए हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। और भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं? तो वो 42वां संविधान संशोधन होगा 1976। कितने मौलिक कर्तव्य जुड़े? 10 मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के अंदर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया था? 8 मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया था। तो क्या वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 ही? नहीं। वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं प्रेजेंट में।
प्रेजेंट में 11 मौलिक कर्तव्य है, जबकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो फिर ये 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ा गया है। ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इस 11वें मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ा गया, जिसके तहत माता पिता और उसके संरक्षक का यह दायित्व निर्धारित किया गया कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसको 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। एक सवाल और पूछते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन करने के लिए संविधान में कौन सी समिति बनाई गई थी? वो कमेटी है JS वर्मा की अध्यक्षता में वर्मा समिति। तो वर्मा समिति का संबंध भी मौलिक कर्तव्यों से है। और वर्मा समिति का जो गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसका उद्देश्य क्या था? उसका इंटेंशन था मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन कैसे किया जाए। मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन करने के लिए JS वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, JS वर्मा की अध्यक्षता में 1999 में वर्मा कमेटी बनाई गई थी। और उसको काम दिया गया कि मौलिक कर्तव्यों को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए, इसके लिए सुझाव देना है। इस कमेटी ने जो सुझाव दिए, खूब सारे सुझाव दिए थे। उन सुझावों में से एक सुझाव ये था कि एक दिन साल में ऐसा होना चाहिए जिसको मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाए। इस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हर साल 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 3 जनवरी को हम मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये वर्मा कमेटी की देन है। तो हर साल जो है 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 संविधान संशोधन और 2 समितियां आपको ध्यान रखनी है। 2 संविधान संशोधन कौन कौन से? 42वां संविधान संशोधन 1976 और 86वां संविधान संशोधन 2002। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो मौलिक कर्तव्य संविधान में जुड़े हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। कितने मौलिक कर्तव्य जुड़े? 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े हैं। कहाँ जोड़ा इनको? संविधान के भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क में। जबकि नवीनतम जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। तो 2 आपको संविधान संशोधन ध्यान रखने हैं। 2 कमेटियों के नाम ध्यान रखने। एक तो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसकी सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, और दूसरा है आपके वर्मा समिति, जिसके सुझाव के आधार पर मौलिक कर्तव्य दिवस 3 जनवरी को मनाना तय हुआ, क्योंकि इसका काम था मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार को सुझाव प्रदान करना। ये तो भाई मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सामान्य जानकारियां हैं। अब यदि आपको पूछा जाए कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं कौन कौन से, एक नागरिक होने के नाते यदि संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं तो संविधान ने आपके लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए हैं। जिस देश में आप रहते हो उस देश के प्रति आपके कुछ कर्तव्य हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, जिनको अपन बोलते हैं मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन कौन से कर्तव्य हैं? नागरिक होने के नाते आपके कौन कौन से कर्तव्य हैं, वे कर्तव्य भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक कर्तव्य आपके दिया गया है, पहला मौलिक कर्तव्य नागरिक का, वो है संविधान का पालन करें। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। ये नागरिक होने के नाते आपका पहला मौलिक कर्तव्य है कि जिस संविधान को आपने बनाया है, हम भारत के लोगों ने मिलकर के बनाया है, जिस संविधान के माध्यम से हमारे देश का शासन व्यवस्था, देश की शासन व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती है, जिस संविधान को हम सब ने सर माथे लगाया है, जिसको हमने देश में सर्वोच्च स्थान दिया है, उस संविधान का पालन करना हमारा कर्तव्य है। और संविधान की जितनी भी संस्थाएं हैं,
जितनी भी संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी जो है इंस्टीट्यूट्स है उनका, और संविधान के जितने आदर्श हैं, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है और हमारा जो राष्ट्रीय गान है, इन सभी का भी क्या करना है, आपको आदर करना है, इनकी रेस्पेक्ट करनी है। ये नागरिक होने के नाते आपका पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है नागरिक होने के नाते कि स्वतंत्रता के दौरान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका आदर करें। स्वतंत्रता के दौरान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, हमारा जो नेशनल मूवमेंट है जिसके माध्यम से हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद करवाया था, उस नेशनल मूवमेंट के दौरान या उस नेशनल मूवमेंट को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, उन उच्च आदर्शों को हमें कभी भी नहीं भूलना है। क्योंकि ये जो संविधान की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जिस हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो आज़ादी हमें इतनी सस्ती नहीं मिली है। उस आज़ादी के लिए कई लोगों ने अपनी गर्दनें बलिदान की है, कई लोग फांसी के फंदे पर झूले हैं, कई लोगों ने बंदूक की गोलियां खाई है, तब जाकर के हमें ये आज़ादी मिली है। तो स्वतंत्रता के दौरान हमारे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं, उनको हमेशा अपने दिल में रखना है, अपने हृदय में संजो करके रखना है और उनका आदर करना है, उनका पालन करना है। इसके अलावा आपका एक कर्तव्य और है, वो है भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण रखें, हमेशा बना करके रखना है। हमारे देश की जो एकता है, हमारे देश की जो अखंडता है, हमारे देश की जो संप्रभुता है, उसकी रक्षा करने का दायित्व भी आपके ऊपर है। और न केवल रक्षा करनी है, बल्कि उसे हमेशा अक्षुण्ण रखना है, उसको हमेशा बना करके रखना है। हमारी एकता कभी भी जो है वो प्रभावित नहीं हो, हमारी जो यूनिटी है, हमारी जो इंटीग्रिटी है, हमारी जो अखंडता है, वो कभी भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उसकी रक्षा करने का भी एक नागरिक होने के नाते आपका दायित्व है। इसके अलावा देश की रक्षा करनी है। नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जब भी देश आपको आह्वान करे, जब भी देश आपको पुकारे, जब भी जो है भारत माता की पुकार हो, तब भारत माता के ऊपर कोई संकट की बादल छा जाए, कभी युद्ध हो जाए, कोई बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए या फिर महामारी फैल जाए, ऐसी विकट परिस्थितियों में आपको बढ़ चढ़ करके और देश की सेवा में हिस्सा लेना चाहिए, राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। एक नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य है। और भारत के सभी लोगों में समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो।
ऐसी कोई भी प्रथा जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना और भारत के सभी लोगों में समरसता की जो भावना है, जो मिलजुल करके रहने की भावना है, आपसी सहयोग की भावना है और समान भ्रातृत्व की भावना, यानी जो भाईचारे की भावना है, उसका आपको निर्माण करना है। और ऐसी कोई भी रूढ़ियाँ, कोई भी प्रथाएं जो महिलाओं के, स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ है, उन प्रथाओं का आपको क्या करना है? त्याग करना है। पांचवा मौलिक अधिकार। इसके बाद में हम बात करते हैं छठे मौलिक अधिकार की। और जो आपका छठा मौलिक अधिकार, आपके मौलिक कर्तव्य, छठा जो मौलिक कर्तव्य है, वो छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की, हमारी सामाजिक संस्कृति की, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे तथा उसका परिरक्षण करें, तथा उसका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व है। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, हमारी जो कंपोसाइट कल्चर है, जो मिली जुली संस्कृति है, जिसको हम बोलते हैं गंगा जमनी तहजीब, उसकी जो गौरवशाली परंपरा रही है, जो इतिहास रहा है कि हम सब लोग आपस में जो है स्नेह से, प्यार से, भाईचारे से एक साथ रहते आए हैं, उस परंपरा का महत्व समझना है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना है और उसका परिरक्षण करना है, यानी उसका बचाव करना है, उसको हमेशा ऐसे ही बना करके आपको रखना है। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव शामिल है, वन्य जीव शामिल है। रक्षा करें, संवर्धन करें, संवर्धन करें, संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की आपको क्या करनी है? रक्षा करनी है और उसको बढ़ावा देने का प्रयास करना है, उसका संवर्धन करना है। और वो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? वन, झील, नदी और वन्य जीव, इन सब की रक्षा करनी है, इनको बढ़ावा देने का प्रयास करना है। साथ ही प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखनी है। प्रत्येक प्राणी के प्रति, जो भी छोटे मोटे जीव जंतु है, जिनमें जान है, जिनमें प्राण है, उनके प्रति दया की भावना रखना भी एक नागरिक होने के नाते आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा यदि हम बात करें आठवां मौलिक कर्तव्य, और आठवां मौलिक कर्तव्य कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद। मानववाद का मतलब होता है आपस में सहयोग की भावना, मनुष्य के बीच प्रेम भाईचारे की भावना, आपस में मिलजुल कर रहने की भावना, मानववाद। और ज्ञानार्जन, सीखने की भावना, हर समय जो है सीखने की ललक होनी चाहिए, तथा सुधार की भावना का विकास करें, सुधार की भावना का विकास करें, सुधार की भावना का विकास करें। और नौवां जो मौलिक कर्तव्य है वो है देश की सार्वजनिक संपत्ति की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो जो सार्वजनिक संपत्ति है, उस सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है। सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ना फोड़ना नहीं है उसको, तथा हिंसा से दूर रहना है, हिंसा से दूर रहें। पब्लिक प्रॉपर्टी की हमेशा जो है
सुरक्षा करने का काम करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, उसकी तोड़फोड़ नहीं करना है। किसी बस में, किसी ट्रेन में या कोई भी जो है पब्लिक प्लेस कहीं पर भी है तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पब्लिक प्लेस आपका है, ये देश आपका है, देश की संपत्ति आपकी है, क्योंकि आपके टैक्स के पैसे से ही देश का निर्माण हुआ है, देश की संपत्तियों का निर्माण हुआ है। तो उसकी सुरक्षा करना भी आपका दायित्व है और हिंसा से हमेशा दूर रहने का प्रयास करना है। और 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना है। अब उत्कर्ष की ओर बढ़ने का मतलब उत्कर्ष कोचिंग भी हो सकता है और कोचिंग के अलावा जो है उत्कर्ष की ओर बढ़ने का मतलब है आगे बढ़ने का प्रयास करना है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में। इससे क्या होगा? जिससे देश निरंतर प्रगति करते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। देश निरंतर प्रगति करते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। देश निरंतर प्रगति करते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और अंतिम जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य वो है माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, एजुकेशन प्रदान करे, उनको स्कूल भेजे। ये माता पिता का और संरक्षक का, जो भी पेरेंट्स है या उन बच्चे का जो गार्जियन है, बच्चे कौन से जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के हैं, उनका ये दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि उन बच्चों को जो स्कूल भेजे, उनको शिक्षा प्रदान करे। ये 11वां और नवीनतम मौलिक कर्तव्य जो है ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 के अंदर जोड़ा गया था। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य है आपके। इन 11 मौलिक कर्तव्यों को आपको अच्छे से जो है शब्द से इनको याद करना है। एग्जाम में सवाल कैसे भी पूछ सकते हैं। जैसे आपको ये 4 शब्द दे दिए, आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, और आपको कहा कि इन चारों शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करना है जिस क्रम में ये मौलिक कर्तव्यों में लिखे गए हैं। तो ये चारों को जो है आपको चारों को जो है आपको व्यवस्थित करना है। पहले आदर्श है, फिर संस्थाएं हैं, फिर राष्ट्रीय ध्वज है, फिर राष्ट्रीय गान है। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इन चारों शब्दों का उल्लेख मौलिक कर्तव्यों के कौन से पहरे में किया गया, तो पहले में ही किया गया, फर्स्ट में ही किया गया। या आपको दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख मौलिक कर्तव्यों में नहीं किया गया है ना। मौलिक कर्तव्य में कौन से शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। जैसे आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए आपको दे दिया राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन बी दे दिया आपको राष्ट्रीय गान, ऑप्शन सी दे दिया आपको राष्ट्रीय आंदोलन और ऑप्शन डी दे दिया राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है मौलिक कर्तव्यों के अंदर। इसके अलावा जो है आपको पॉइंट्स जो है थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे संविधान में जो है किसका आदर करने की बात की गई है, मौलिक कर्तव्य में किसका आदर करने की बात की गई है, तो वो संविधान का आदर करने की बात की गई है। मौलिक कर्तव्यों में किसको अक्षुण्ण रखने की बात की गई, ध्यान रखना। अक्षुण्ण का संबंध किससे है? अक्षुण्ण का संबंध तीसरे से है और इसमें है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात की गई है। तो तीसरा जो पहरा है संविधान के मौलिक कर्तव्यों का, उसको अक्षुण्ण रखने की बात की गई है। थोड़ी की पॉइंट भी ध्यान रखने। अक्षुण्ण का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता के लिए। इसी प्रकार से जो है किसकी सेवा की बात की गई है? मौलिक कर्तव्यों में, मूल कर्तव्यों में किसकी सेवा की बात की गई है? माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, बच्चों की सेवा या फिर राष्ट्र की सेवा। तो राष्ट्र की सेवा की यहाँ पर बात की गई है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। किस प्रकार की प्रथाओं के त्याग करने की बात की गई है? आंसर क्या होगा?
ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। और किस प्रकार की भावना का निर्माण करने की बात की गई, भावना का निर्माण करने की बात, किस प्रकार की भावना, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना। कर्म से जो है याद होनी चाहिए, कौन से पहरे में क्या लिखा हुआ है, पहले में क्या लिखा हुआ है, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, तीसरे में क्या लिखा हुआ है। ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में भी हो सकता है, यहाँ पर ABCDEFGH उस प्रकार से लिख सकते हो, या हिंदी में इसको क ख ग घ इस प्रकार से भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर एक शब्द आ रहा है परिरक्षण, तो परिरक्षण शब्द जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, परिरक्षण शब्द जुड़ा हुआ है आपके सामाजिक संस्कृति से, कंपोसाइट कल्चर से जुड़ा हुआ है, सामाजिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और जैसे आपके एक शब्द आ रहा है दया भाव, किसके प्रति दया भाव रखने की बात की गई है, तो प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने की बात की गई है। और ये भी पूछ सकते हैं आपको कि मौलिक कर्तव्यों के 7वें पहरे में प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, तो इसमें वन है, झील है, नदी है और वन्य जीव है। ये 4 ही नाम ध्यान रखने, 5वां कोई नाम मिले तो वो इसमें नहीं है। वन, झील, नदी और तालाब दे दिया और कहा कि इनमें से कौन सा शब्द मौलिक कर्तव्य में नहीं है, या इनमें से कौन सा शब्द प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल नहीं है मौलिक कर्तव्यों के अकॉर्डिंग, तालाब नहीं है। और ये क्रम भी ध्यान रखना है, पहले वन है, फिर झील है, फिर नदी है और फिर वन्य जीव है। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, इनको चारों का नाम दिया, वन, झील, नदी और वन्य जीव। इनको आपको सही क्रम में, उसी क्रम में व्यवस्थित करना है जिस क्रम में ये संविधान के मूल कर्तव्यों के अंदर लिखे हुए हैं। तो पहले वन, फिर झील, फिर नदी और फिर वन्य जीव। और देखिए मौलिक कर्तव्यों में किसके विकास की बात की गई, विकास शब्द किससे जुड़ा हुआ है, तो विकास शब्द जुड़ा हुआ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना से। और कौन सा मौलिक कर्तव्य, ये 8वां मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों में किससे दूर रखने की बात की गई है, हिंसा से दूर रहने की बात की गई, ये भी ध्यान रखना है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की बात की गई है। और कौन से क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने का प्रयास रखने की बात की गई है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के, जैसे एग्जाम में प्रश्न बना कि मौलिक कर्तव्यों के अनुसार किन क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। व्यक्तिगत गतिविधियों के क्षेत्र में, सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, दोनों है यहाँ पर, व्यक्तिगत और सामूहिक। और 11वां जो है माता पिता और संरक्षक का यहाँ पर जो है दायित्व है, अपने 6 से 14 वर्ष ना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, एजुकेशन प्रदान करना माता पिता यानी पेरेंट्स और गार्जियंस की यह ड्यूटी है। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य है, ये अक्सर से आपको याद होने चाहिए। और 11 मौलिक कर्तव्यों के अलावा जो है इन मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, कहाँ पर जोड़ा गया है, कौन से भाग में और कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है, और कौन कौन सी कमेटी, किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया है, किस देश से ये लिया गया है, किस देश के संविधान से ये लिया गया है। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो है ये आपको ध्यान में होनी चाहिए मौलिक कर्तव्यों के संबंध में। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप सब लोग जो है क्लास से जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।